नमस्कार सभी को। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी यानी भूगोल के पार्ट 1 यानी पहला चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथ में आप देखेंगे पूरा जो है विस्तृत रूप से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। जैसा कि हम आपको यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये पहला इकाई है और सब्जेक्ट का नाम है भूगोल और क्लास है 10वीं क्लास, जिसमें पहला चैप्टर में है भारत यानी संसाधन और उपयोग। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछला वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने शॉर्ट्स में यानी आपको बहुत कम शब्दों में इस संसाधन के बारे में बताया था। आज हम आप लोगों को विस्तृत रूप में बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे। हम सारे NCERT के बुक्स जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो भी बुक्स हैं उसके जो भी नोट्स बनेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट्स रहेंगे, हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे। संसाधन का हम लोग महत्व देखते हैं कि आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन होती है। ठीक है, यानी कि हमारे जीवन में जितने भी सारी चीज़ें उपयोग में आती है वे क्या कहलाती है? एक संसाधन कहलाती है। संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो संसाधन दो हो सकते हैं। एक तो भौतिक होगा और दूसरा क्या होगा? जैविक होगा। जहां एक ओर भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो जैविक चीज़ें हैं वो आपको जैसे कि वनस्पति, वन्यजीव, जलीय जीव, मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। कहने का मतलब है कि जो संसाधन है वो तो या तो भौतिक होगा या तो जैविक होगा, यानी कि दोनों हो सकते हैं। तो भौतिक चीज़ें क्या करती है? वो मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करती है और जो जैविक चीज़ें हैं वो मानवीय जीवन को सुखमय बनाती है। देख लिए, एक आपकी इच्छा को पूर्ति करेंगी और दूसरा आपके जीवन को क्या करेंगी? सुखमय बनाती है। उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थों के सहारे ही जीवन उपयोगी हो जाते हैं। अनादिकाल से अरण्य एवं वनस्पति एवं वन्यजीवों की उपलब्ध है। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि संसाधन का अर्थ क्या होता है। तो वस्तुतः संसाधन का अर्थ ही बहुत व्यापक होता है। संसाधन का अर्थ ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है कि उनका कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, जब आप 10वीं के एग्ज़ाम दीजिएगा या बोर्ड के एग्ज़ाम, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो आपसे पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? तो ये हो जाएगा जिमरमैन ने। ठीक है, अब हम लोग नीचे चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपको जो है डायग्राम बना हुआ है जिसमें मानव का पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के साथ संबंध बताता है। एक मानव हो गया, उसको पर्यावरण के साथ भी संबंध है, प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी के साथ भी संबंध बनाना पड़ेगा और संस्था के साथ भी प्रबंध बनाना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम लोग संसाधन का जो है भाग देख लेते हैं कि संसाधन कितने हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो हम आपको शॉर्ट में बताते चले तो संसाधन जो है वो आपको दो हो सकते हैं। एक हो सकता है आपको प्राकृतिक और दूसरा हो सकता है मानवीय। ठीक है, यानी कि जब धरती बनी होगी या पृथ्वी बनी होगी या जब संसाधन धरती पे या आए होंगे तो या तो वो प्राकृतिक रूप से आए होंगे। ठीक है, बाद में प्राकृतिक के बाद लोग उसको क्या किए होंगे? मानवीय रूप में भी कुछ संसाधन बनाए होंगे। अब हम लोग उसको बड़ी अच्छे से पढ़ते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिए, संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। एक है आपको उत्पत्ति के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे और चौथा है विकास की स्थिति के आधार पे। एक उत्पत्ति, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। अब हम इसको देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को दो भागों में बांटा गया। एक जैव हो गया और दूसरा अजैव हो गया। ठीक है, अब हम पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको बताएंगे।
देखिए नाम से ही जैव का मतलब आप लोग याद रखिएगा शॉर्टकट में, जीवित जिसे हम लोग सजीव कहते हैं, और अजैव का मतलब जिसे हम लोग निर्जीव कहते हैं। बस एक चीज़ आपको याद में रखना है, ऐसा संसाधन जो जीवित हो उस जैव कहलाएगा, जो निर्जीव है अजैव कहलाएगा। तो ये किस आधार पे बांटा गया? तो उत्पत्ति के आधार पे बांटा गया। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, तो एक हो गया नवीकरणीय, दूसरा हो गया अनवीकरणीय। अब देख लीजिए नवीकरणीय का अर्थ और नवीकरणीय का अर्थ। नवीकरणीय जिसे हम नया कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, पुनः नया कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जिसे हम नहीं करते हैं, कर सकते, ठीक है। नया का मतलब ये हो गया कि 10, 20, 25, 100 साल में भी हम इसको नया कर सकते हैं, तो ये हो गया नवीकरणीय। और जिसे हम लोग नया नहीं कर सकते हैं वो हो गया अनवीकरणीय। ये किसके आधार पर वर्गीकृत हुआ है? तो उपयोगिता के आधार पे, इसको याद रखना है। उत्पत्ति के आधार पे जैव अजैव, उपयोगिता के आधार पे नवीकरणीय व अनवीकरणीय। अब हम लोग तीसरा देखते हैं स्वामित्व के आधार पे। देखिए ये हो गया व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय। अब हम लोग इसको पहले यहीं से समझ लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। व्यक्तिगत, किसी भूमि पे अगर किसी व्यक्ति का हक होता है, किसी एक व्यक्ति का यानी एकल व्यक्ति का जब हक हो जाए तो वह संसाधन क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। ऐसा संसाधन जिस पे किसी एक व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो, इसीलिए उसका नाम है व्यक्तिगत संसाधन। जैसे अगर कोई भूमि का टुकड़ा है तो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में है तो वह व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक, सामुदायिक मतलब हो गया कि पूरे समाज का, यानी कि आप जिस एरिया में ये संसाधन है उस एरिया के सभी लोगों का उस पे क्या हो? अधिकार हो, तो हो गया सामुदायिक। अब यहाँ नाम से दिया हुआ है राष्ट्रीय, ऐसा संसाधन जिस पे किसी राष्ट्र का क्या हो? हक हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और एक लास्ट में आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो ऐसा संसाधन जिस पे किसी राष्ट्र का, समुदाय का, व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति का उसमें अधिकार न हो, लेकिन अगर हम उस संसाधन का उपयोग करेंगे तो हमें अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं हैं उनसे क्या करना पड़ेगा? आग्रह लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आग्रह लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके आप उस संसाधन को क्या करेंगे? उपयोग करते हैं। तो ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत जिसमें किसी एक व्यक्ति का हो, सामाजिक जिसमें पूरे समाज की हो, राष्ट्रीय जिसमें पूरे राष्ट्र का हो, और अंतर्राष्ट्रीय जिसमें किसी राष्ट्र का न होकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था से क्या किया जाए? परमिशन लेके आप उसका उपयोग करते हैं, तब वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चलिए अब हम लोग नीचे देखते हैं। और चौथा जो है वो है आपको विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार व संचित। अब हम लोग यहाँ पे संभाव्य पढ़ेंगे, विकसित पढ़ेंगे, संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। संभाव्य का मतलब में हो गया संभावना। क्या हो गया? संभावना। अब देखिए ऐसा संसाधन जिसका क्या है? आगे आने वाले समय में संभावना हो। अभी हम लोगों ने इनका क्या किया गया? सर्वेक्षण हो चुका है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया संभावना। विकसित, ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, हम इसकी उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं? ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसी तरह भंडार, ऐसा संसाधन जिसका हमने भंडार कर चुका है। और संचित हो गया, देखिए यहाँ पे आपको देखिए सबका यहाँ पे एक एक लाइन से बताएंगे, आप लोग जो है स्किप कर देते, इसलिए इतना लंबा वीडियो नहीं बनाते। देखिए विकसित में दिया हुआ है जैसे कि ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत जो उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक उसकी संभाव्यता पर निर्भर है। भंडार, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हुए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रयोगों के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है, लेकिन उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है। जैसे जल क्या है? हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का क्या है? यौगिक है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है। उसी तरह संचित कोष,
वास्तव में ऐसे संसाधन। तो चलिए हम लोग इसको लाइन से फिर से पढ़ेंगे। पहले ये वाला पेज देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको संसाधन दिख गया। संसाधन यहाँ पे दिख गया। दो प्रकार का आपको संसाधन के टाइप्स दिखे होंगे, एक हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया मानवीय। प्राकृतिक में अभी हम बताए थे, एक हो गया नवीकरणीय, दूसरा हो गया अनवीकरणीय। नवीकरणीय में क्या हो गया, सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन, जल। दूसरा क्या हो गया आपको, जैव। इसको फिर से देखेंगे, संसाधन, प्राकृतिक, नवीकरणीय। नवीकरणीय के बाद दो हो गया सतत अथवा प्रवाह, जैसे जल और जैव। जैव में हो गया एक प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा हो गया वन्यजीव। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। इधर हो गया मानवीय। मानवीय के बाद संरचना, संरचना और मात्रा, गुणवत्ता। मानवीय में बस यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। मानवीय में इतना ही में ख़त्म हो गया, संसाधन मानवीय, मानवीय में संरचना, संस्थाएं व मात्रा व गुणवत्ता। प्राकृतिक में दो थे, नवीकरणीय एक और नवीकरणीय। अनवीकरणीय में कौन कौन है, जैसे पुनः चक्रीय धातु हो गया, अचक्रीय हो गया जीवाश्म ईंधन, ठीक है। अब हम लोग इसको विस्तृत रूप में देखेंगे। संसाधनों के प्रकार जो अभी हमने आपको बताए थे, 4 आधार पे जो है संसाधनों को वर्गीकृत किया गया। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पे। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, हमने इसका जो है शॉर्ट्स में आपको बता भी दिया था। तो पहला हो गया जैव संसाधन। ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मत्स्य हो गया, पशुपालन हो गया एवं अन्य प्राणी समुदाय हो गया। तो हम लोग इसको सिर्फ याद रखेंगे, जैव संसाधन जो भी जैव मंडल में होती है। तो कौन कौन जैव जीवित कौन कौन है, जैसे मनुष्य है, वनस्पति है, मत्स्य है, पशुधन है एवं अन्य प्राणु समुदाय जो जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव में कौन कौन आएंगे, जैसे चट्टानें आएंगी, धातु आएगी, खनिज आएगी। तो हम आपको बताए थे कि जो जीवित नहीं है, तो जो जीवित नहीं है हम लोग क्या पढ़ देंगे उसको, निर्जीव वस्तु। इसको शॉर्ट में याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन भी 2 वर्गों में है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जिन्हें हम लोग भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत या पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कौन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन हो गया, ऊर्जा हो गया, जल हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, वन प्राणी हो गया। ये सब आपको किस में आएगा, नवीकरणीय। देखो इस सबको हम लोग नया कर सकते हैं, सौर ऊर्जा नया कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को, जल विद्युत को, वन प्राणी, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होती है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितना वर्ष लग जाएगा, लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से ऐसे भी कुछ संसाधन है जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे समय लग जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि कितनों आप इसको चक्र कीजिएगा लेकिन यह पुनः चक्रीय नहीं होगा। यह एक बार समाप्त होने के बाद ही ये ख़त्म, मतलब ये प्रयोग होने के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, जो भी जलने वाले जीवाश्म ईंधन है वो। अब हम लोग चलते हैं स्वामित्व के आधार पे। संसाधन के 4 भाग हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे भूखंड, घर, जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, जैसे बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि ऐसे संसाधन है जिस पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक रहता है। दूसरा है स्वामित्व संसाधन, सामुदायिक संसाधन। ऐसा संसाधन जिसमें किसी खास समुदाय के आधिपत्य होता है। मतलब देखिए, किसी खास समुदाय का मतलब एक समुदाय हो गया, एक गांव हो गया, एक एरिया हो गया, एक टोला के लोग का, मान लो समुदाय जहां ज़्यादा लोगों का क्या हो, आधिपत्य हो, हक हो, जिसका उपयोग जो समूह के लिए सुलभ होता है। यानी अगर मान लो कुछ लोग मिलके कोई संसाधन का क्या किया, उपयोग करता है या खोज करता है, तो वो जो संसाधन होगा वो उस समूह के लिए आसान होता है।
जैसे मान लीजिए कोई गांव के लोग में क्या किया, चारण भूमि मान ले प्रति ज़मीन मिल के छोड़ दिया तो उस गांव के लोगों का हक है। जैसे शमशान, कुछ लोग जो है मिल के ज़मीन छोड़ दिया तो वहाँ के समूहों के लिए शमशान हो गया, मंदिर हो गया, जैसे मस्जिद हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, तालाब हो गया। ये सब चीज़ें जो है एक समुदाय के लिए होता है, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं होता है, सभी समुदाय के लिए होता है। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। यानी कि मान लीजिए भारत का जो नक्शा है, भारत के अंदर जो भी संसाधन है वो किसके अंतर्गत आएगा, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। जो भारत की भू आकृति है, मान लीजिए किसी देश की जो भू आकृति है, मान लीजिए किसी देश की हम लिखते हैं भू आकृति, जो उसका जो नक्शा है उसके अंदर जो भी संसाधन आएंगे वो क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन के तौर पे कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया ऐसा संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा करती है। इसको ध्यान में रखना है, बहुत बार आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय लोग करेंगे, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का नियंत्रण कौन करेगी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए भारत की तटरेखा जो ये जो पूर्वोत्तर है, तो तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। मान लीजिए अगर भारत है तो एक नियम है कि जो भारत की जो तटरेखा है, जैसे बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, अरब सागर, तो तटरेखा से 200 किलोमीटर कितना तक, 200 किलोमीटर तक जो है जो भी ज़मीन है, जो भी समुद्र है वो भारत के अंदर आता है। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद, यानी जो 210 किलोमीटर के बाद जो संसाधन है वो भारत के हिस्से में नहीं आएगा, भारत का उसमें कोई भी मालिकाना हक नहीं रहेगा। तो ऐसे संसाधनों का अगर उपयोग कैसे करेंगे, तो अनुसंधान अगर कुछ भी करना है तो सिर्फ हमको अनुसंधान के लिए क्या मिलेगा, जगह मिलेगा। उपयोग हम सिर्फ अनुसंधान हेतु कर सकते हैं और इसकी सहमति कौन देगी, अंतर्राष्ट्रीय सहमति से ही हम उसको यूज कर सकते हैं। अगला है विकास के आधार पर, यानी चौथा जो है इसको भी 4 भागों में बांटा गया, हम आपको बता चुके हैं ऊपर। संभावी संसाधन, यानी ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हुए जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। मान लीजिए ऐसा क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र रूप में है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, लाए जाने की संभावना रहती है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, मान लीजिए हमने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है, लेकिन संभावना है कि आने वाले दिनों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज है, जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। तो जो हिमालय क्षेत्र का खनिज है उसका उत्खनन करना क्यों महंगा है, क्योंकि वो अधिक गहराई में है, इसलिए अभी इसका हम लोग उपयोग नहीं करें, संभावना है आगे करेंगे। अगला हो गया आपको विकसित संसाधन। क्या हो गया, विकसित संसाधन, ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, पूर्व में भी यह बताया जा चुका है। यानी कि ऐसा संसाधन मान लीजिए विकसित हो चुका है, कितना यूज करना है और कितना उसकी मात्रा होना चाहिए, उसकी क्या गुणवत्ता है, सर्वेक्षण के उपरांत जो है हम उसको निर्धारण कर चुके हैं। तो ऐसे संसाधन का उपयोग क्या कहलाएगा, विकसित संसाधन। अब आते हैं हम लोग भंडार संसाधन। देखिए नाम से भी स्पष्ट है, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम होते हैं। अगला है संचित कोष संसाधन। वास्तव में ऐसे संसाधन का भंडारण के ही अंश है जिसे हम लोग उपलब्ध तकनीकी के आधार पर लाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं संसाधन नियोजन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संसाधन नियोजन बहुत ही आसान भी है। देखिए संसाधन एक हो गया रिसोर्स, संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स, और नियोजन का होता है प्लानिंग। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, एक हो गया रिसोर्स और दूसरा हो गया प्लानिंग, नाम से ही स्पष्ट है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। देखिए नियोजन में एक और सब चीज़ आता है, योजना, दूसरा हो गया प्लान, तीसरा हो गया प्लानिंग। यानी कि ऐसा संसाधन को अगर हम लोग प्लान बना के क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करेंगे, योजना बना के उपयोग करेंगे, नियोजन बना के उपयोग करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा,
संसाधन नियोजन, देखिए संसाधन का विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करना, यानी एकदम दिमाग लगा के उपयोग करना ही क्या कहलाएगा? संसाधन नियोजन। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है, क्योंकि हम लोग जो है संसाधन का उपयोग कितना करना है, कैसे करना है, इसका हम लोग कोई प्लान नहीं करते हैं, बस उपयोग किए जा रहे हैं। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रीति तैयार करना संसाधन नियोजन का प्रथम प्राथमिकता है। यानी कि अगर संसाधन नियोजन को अगर बेकार रूप से हम लोग उपयोग नहीं करेंगे तो सबसे पहले जो संसाधन नियोजन की जो रणनीति होगी वो पहली रणनीति होगी क्या, कि हम लोग विवेकपूर्ण रूप से उसका उपयोग करें, प्लान बना के उपयोग करें, योजना बना के उपयोग करें। ये सब जो भी चीज़ें आप किसी भी माध्यम से करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? संसाधन नियोजन कहलाता है। उसी के बाद आप इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, उतना आपको समझने का ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला है भारत में संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप जो है नियोजन के सोपान होते हैं, इन सोपानों के सहारे किसी देश के सदुपयोग देश का मार्ग कर जाता है। देखिए संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला होगा कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना। अब हम संसाधन का नियोजन कैसे करेंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए कि देश के जो भी प्रदेश हैं उसमें हम संसाधन की पहचान कराएंगे कि किस देश में किस प्रदेश में कितना कौन सा संसाधन है। दूसरा है सर्वेक्षण के उपरांत, यानी सर्वेक्षणोपरांत का मतलब हो गया सर्वेक्षण के बाद हम क्या करेंगे? मानचित्र तैयार करना। मानचित्र तैयार करेंगे, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आंकलन करेंगे। अगर मान लीजिए किसी राज्य में हमको अगर कोई संसाधन की क्या हुआ पता चला सर्वेक्षण के बाद, तो हम सबसे पहले उसका एक मानचित्र बनाएंगे। मानचित्र में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये कितने मात्रा में आपको मिलेगी। पहला होना चाहिए मात्रात्मक और दूसरा होना चाहिए गुणात्मक, इसकी क्या गुणवत्ता होना चाहिए, तो ये चीज़ भी हम उसको आधार पर आंकलन करेंगे। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। यानी संसाधन विकास योजना को अगर आपको मूर्त रूप देना है, मूर्त रूप मतलब उसको सुचारू रूप से चलाना है, तो आपको टेक्नोलॉजी का, कौशल का, संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मान लीजिए अगर हम कहीं पर संसाधन यूज करना है, कोई प्लानिंग करना है, तो ऐसे गए और उसको हम यूज कर लिए या उसको हम जो है संसाधन निकाल लिए। नहीं, आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, कौशल का यूज करना पड़ेगा और संस्थागत नियोजन के साथ कोई काम करना पड़ेगा। उसके बाद है कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मदद समन्वय करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप किसी चीज़ मान लीजिए कहीं किसी राज्य में अगर संसाधन आपको दिखता है, तो आपको सबसे पहले राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए तभी जाके आप संसाधन नियोजन की जो प्लानिंग होगी, जो सफल होगा, तभी जाके वो काम करेगा। तो ये तीन चारों चीज़ें हैं, उस पर अगर आप अच्छे से काम करेंगे तभी आपका संसाधन नियोजन जो है अच्छा कर पाएगी। अब हम आते हैं संसाधनों का संरक्षण क्या है। तो अब जैसे कि देख ले संसाधन सेम क्वेश्चन जो है आपको सेम टू सेम वही चीज़ें हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण समस्याओं को जन्म देती है। ठीक है, तो इसका भी एक परिभाषा ये निकल के आया कि हम संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे। तो संसाधनों का संरक्षण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि विवेकपूर्ण, देखिए अभी नियोजन बोले थे आपको कि संसाधनों का नियोजन कैसे करना है, विवेक पूर्ण आधार पे। अब हमको संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, प्लानिंग के साथ विवेकपूर्ण तरीका से अगर हम यूज करेंगे तभी जाके हम संसाधनों का क्या कर पाएंगे, संरक्षण कर पाएंगे। अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समस्या को जन्म दे देता है। इसलिए कहा गया है कि संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग करने के कारण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। चलिए हम लोग देखते हैं
कि इसके सामाजिक संरक्षणों या संसाधनों के संरक्षण में किन महान लोगों ने कैसे किए थे। तो कहता है कि प्राचीन काल से ही सामाजिक संसाधनों का संरक्षण के लिए बहुत सारे नेताओं, शुभचिंतकों, समाज सुधारकों ने इसके लिए जो है बहुत सारे प्रयास भी किए थे, जिसमें एक हमारे महात्मा गांधी भी चिंतक थे। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद आती है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो मेधा पाटकर ने पर्यावरण के लिए किया था। उसके बाद चिपको आंदोलन जो है, आप पढ़िएगा इतिहास में भी सारे जगह आपको मिल जाएगा, अगर 9th में भी आप पढ़े होंगे। तो इसके प्रवर्तक थे आपको सुंदरलाल बहुगुणा, और मेधा पाटकर का जो था वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके संरक्षणों पे क्या काम किया गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में एक क्लब ऑफ रोम ने इसकी शुरुआत की थी, वकालत की थी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे सम्मेलन हुआ, लेकिन सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की। 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, 1974 पुस्तक लिखने वाले शुमशेर, और पुस्तक का नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटी। इसमें इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदक भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुई। इसमें सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास बहुत बार आपसे पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसको भी आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट है थोड़ा इसको विस्तृत रूप में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है रियो जे जेनेरियो यानी ब्राज़ील में 1992 ईस्वी में आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में इस संदर्भ में एक सुनिश्चित व्यवस्था की गई। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1992 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, रियो जे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। दूसरा कब हुआ था, फिर दूसरा 1997 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। फिर तीसरा कहाँ हुआ था, तो तीसरा आपको जोहान्सबर्ग में हुआ था, और कब हुआ था, ये 2002 ईस्वी में हुआ था। 3 चीज़ें यहाँ से निकल के आएगी। पहली आएगी आपको कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में, कहाँ हुआ था, रियो जी जेनेरियो ब्राज़ील में। दूसरा आएगा आपको कब हुआ, 1997 में, कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में हुआ। तीसरा कहाँ हुआ, तो जोहान्सबर्ग में हुआ। कब हुआ, तो 2002 ईस्वी में हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि सतत विकास की अवधारणा क्या है। तो कहने का मतलब है कि संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है, एकदम सही है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई। तो कहने का मतलब कि सतत विकास की अवधारणा में संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है का अगर हम लोग इसका अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधन का तीव्रतम दोहन कर संसाधन के भंडार में चिंतीय ह्रास ला दिया है। संसाधनों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, खास लोगों के हाथों में आने से समाज 2 स्पष्ट भागों में, एक संपन्न और दूसरा विपन्न में बट गया। संपन्न का मतलब हो गया स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया। जो भी लोग संपन्न लोग थे, उन्होंने उसके हाथ में संसाधन आ गया, पैसा आ गया, उन्होंने क्या किया, संसाधनों का एक विवेकहीन दोहन किया, जिससे विश्व पारिस्थितिक में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। यानी कि कुछ स्वार्थी लोगों के कारण, जिन्होंने संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया, जिसके कारण आज पर्यावरण प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन के कारण आज जो हमारा व्याप्त सभ्यता संस्कृति को क्या हो गया, निगल जाने को तैयार है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं इसमें कौन कौन से फैक्ट जो है स्मरणीय तथ्य इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, उसको हम लोग भी देखते हैं। चलिए
पहला दिया है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो हम आप लोगों को बता ही दिए हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है आपको 1992 में हुआ था। यहाँ आपको डेट भी दिया गया है 3 से 14 जून रियो डी जेनेरियो में किया गया। अब इसमें विकसित और विकासशील देश के लगभग 178 प्रतिनिधि जो है भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इस सम्मेलन में क्या चीज़ पे चर्चा थी? ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा थी, वन संरक्षण की चर्चा थी, जैव विविधता की चर्चा हुई थी, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए थे। तो एक बार फिर से देखते हैं, 3 से 14 जून 1992 रियो डी जेनेरियो, 178 देश और बहुत सारे समझौते पर भी जो है हस्ताक्षर हुआ, वो होता आपको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्यक्रम 21 क्या था। कार्यक्रम 21 क्या था, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास UNCD, ठीक है, के तत्वाधान में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पन्ने का क्या था? एक 800 पन्ने का एक घोषणा पत्र, जिसमें सतत विकास की प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम की स्वीकृति किया गया एवं इस एजेंडा 21 को गठित करने हैं तो सभी देशों का निर्देश दिया गया। इस पर होने वाले खर्च का वहन विश्व पर्यावरण कोष से किया जाएगा। विश्व पर्यावरण कोष से किया जाएगा। उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, यह आपको 23 से 27 जून 1997 न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के 5 वर्ष बाद हुआ, क्योंकि पहला जो था 1992 में हुआ था और ये जो पहला जो हुआ था आपको 3 से 14 जून 1992। दूसरा कब हुआ? देखिए 2 के जगह 3 के जगह 23 से लेके 27, ये भी आपको जून 1997। क्योटो सम्मेलन 1997, देखिए भी 1997 में हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए आयोजित हुआ, जिसमें कितना देश? 157 देश। और इसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितना देश था? 178 देश था। अब इसमें कितना है? 159 देश ने भाग लिया, जिसमें 6 गैस CO2, मीथेन, NO2, HFC और फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, इन सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। यानी ये जो 6 गैसें थी, इसके उपयोग के लिए क्या किया गया? कटौती के लिए। तो ये जो 6 गैस थी, इस 6 गैस में क्या किया गया? उपयोग में कटौती के लिए क्या किया गया? सहमति बनी। क्यों सहमति बनी? तो ये जो है, ये जो गैसें हैं वो आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस माना गया। क्या चीज़ के लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए इस सबको जिम्मेदार माना गया। इसको आप लोग याद कर ही लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन कौन से गैस होते हैं, ठीक है। जहाँ यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8%, आपको देख लीजिए, यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जो है 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7%, जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। इसे मॉन्ट्रियल समझौता भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल समझौता क्या है। तो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में आप जो कमी की जो बात हुई है, उसे ही हम लोग जिस पे सहमत हुए हैं, उसी का नाम है मॉन्ट्रियल समझौता। 1987 को विस्तारित रूप से माना जाता है। और इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखना है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस गैस के सम्मेलन से किसे नाम दिया गया? क्योटो सम्मेलन के। अब है अगला है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, आयोजन 10 वर्ष के बाद। तो 10 वर्ष क्या हो गया कि पहला था 3 से 14 जून 1992, दूसरा हुआ 23 से 27 जून 1997। अब चौथा जो है वो आपको 10 साल बाद, यानी 26 अगस्त से लेके 4 सितंबर 2002, ठीक है। तो पहला हुआ 92, दूसरा हुआ 97 और तीसरा हुआ 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ।
इस सम्मेलन में पर्यावरणीय संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के विभिन्न देशों के 2000 प्रतिभागी किस सम्मेलन में भाग लिए थे, तो आपसे पूछ देगा प्रथम सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो इसको भी इम्पोर्टेंट मान के आप लोग जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब आपके यहाँ पे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन सबको भी देख लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन जो है इसमें आप लोगों से बन सकेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बाद में बना देंगे, इसलिए एक जो है आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को देख सकते हैं कि 10th के एग्ज़ाम में 10th के जो बुक हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिया गया। संसाधन किसे कहते हैं हमने बताया था। संभाव्य एवं संचित संसाधन में क्या अंतर है ये भी बताया है। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है ये भी बताया। संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है ये भी बताए हैं। दीर्घ उत्तरीय में संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा को बताना है। सब्सटेंशियल डेवलपमेंट जो बताए थे वही हो गया। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न रूपों को बताना है, ये आपको जो है याद करना है। अब एक हो गया प्रोजेक्ट जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे संसाधन में प्राकृतिक संसाधन, जो हम लोग देखे थे संसाधन, जिसमें हम बताए थे कि प्राकृतिक संसाधन भी है और मानवीय संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन को हम लोग पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन का जो पहला भाग है वो है आपको भूमि। इसमें भी आपको 5 प्राकृतिक संसाधन में मिनिमम 5 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, एक लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे भूमि हो गया आपके पास, अब भूमि के भाग आपको दिखेगा, एक चैप्टर आपको भूमि मिलेगा, ठीक है। देखिए चलिए हम आपको बता ही देते हैं। देखिए पहला हो गया आपको भूमि संसाधन, दूसरा हो गया आपको अब ये अगले चैप्टर में आएगा। दूसरा हो गया जल संसाधन, भूमि संसाधन, जल संसाधन, ये पूरा हम लोग एक लाइन से पढ़ेंगे और बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरा हो गया आपको वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपको खनिज संसाधन, और एक आएगा आपको जो लास्ट आएगा वो है शक्ति यानी ऊर्जा संसाधन, ठीक है। इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं आज का प्राकृतिक संसाधन में जो भूमि संसाधन है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है। चलिए पहला है आपको प्राकृतिक संसाधन के भाग में पहला जो है भाग है वो है आपको भूमि संसाधन, ठीक है। भूमि संसाधन कई भौतिक रूपों में हो सकते हैं। भूमि संसाधन के कई भौतिक रूप हो सकते हैं। पर्वत हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, मैदान हो सकते हैं, निम्न भूमि हो सकते हैं, घाटियाँ हो सकती है। ये विविध स्वरूप जलवायु से भी प्रभावित हो सकते हैं। थोड़ा इसे इसको हम लोग जो है बड़ा करके देखते हैं। कि ये विविध स्वरूप जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। भारत जो है भूमि संसाधन में क्या है, संपन्न है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको 71% या 72% जो है आपको जल मिलेगा देखने को, लेकिन आपको जो 27% जो है वो आपको भूमि देखने को मिलता है। इसलिए फिर भी भारत जो है भूमि संसाधन में क्या है, संपन्न है। या कुल उपलब्ध भूमि के लगभग 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। अब जितना परसेंट भूमि है उस भूमि का 43% भाग पर क्या है, मैदान है, जो कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए उपयोगी है। 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है, जो बारहमासी नदियों के बहाव को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए जो है अनुकूल परिस्थितियाँ मुहैया कराती है। यह पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश का 27% भूभाग
पठार के रूप में विस्तृत है, जहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष संचित हैं। उसका भाग है मृदा निर्माण। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। बहुत बार आप लोग जो है मृदा किसे कहते हैं तो आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, क्लास में भी बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं देते हैं। तो आज आप लोग लिख लीजिए, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। मृदा या मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल पौधे के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण भी करती है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है और देश की नियति का निर्धारण करता है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं, तब मृदा एक जीवन तंत्र है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मृदा के कितने प्रकार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मृदा के निर्माण के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जो मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक भाग लेते हैं। तो एक है उच्चावच एवं धराकृति, मूल्य शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण व समय। इतनी चीज़ें मिलके मृदा के निर्माण में सहायक होती है। अब हम लोग देखते हैं कि मृदा के प्रकार। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मृदा के जो प्रकार हैं वह 6 प्रकार के मृदा हैं। भारत के उच्चावच भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पतियों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ 6 प्रकार की मिट्टी मिलती है। पहला हो गया आपको जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हो गया काली मिट्टी, आप लोग ऐसे लिख लेंगे, मृदा के प्रकार लिखेंगे। उसमें आप लोग लिखेंगे, पहला लिखेंगे आप लोग जलोढ़ मिट्टी, और दूसरा लिखेंगे आप लोग काली मृदा, ऐसे लिखेंगे। फिर तीसरा आपको लिखना है लाल एवं पीली मृदा, चौथा लिखना है लेटेराइट मृदा, पांचवा लिखना है आपको मरुस्थलीय मृदा, और छठा लिखना है आपको पर्वतीय मृदा, ठीक है। तो अगले वीडियो में जो है हम आप लोगों के लिए इसको पूरा डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो को इतना ही रहते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।